नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु आनंद और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंशु टेक स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे मई महीने के छूटे हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही वीडियोज के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो यहाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष 8 मई को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हेनरी डिनेट के जन्म दिवस पर हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन किया है? तो यहाँ पे ईरान देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर रियाल से तोमन किया है। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु तो आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आयुष कवच नामक ऐप जो है लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मुस्तफा अल काधेमी जो है यहाँ पे ईरान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस की बात की जाए तो विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो मई महीने के पहले मंगलवार को यहाँ पे विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे दोस्तों रूस देश ने किम जोंग उन को द्वितीय युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उनको जो है रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कौन लोकसभा में लोक लेखा पद पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अधीर रंजन चौधरी जो है लोकसभा में लोक लेखा पद पर संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। तो लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? यहाँ पे सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। जितने भी केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कार्य होते हैं, सरकारी खर्च होते हैं, उनके जो है खातों की जांच करना है। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे इसमें लोकसभा और राज्यसभा के 19 सदस्यों को भी इस समिति में चुना गया है। तो यहाँ 19 सदस्य है लोकसभा और राज्यसभा से और एक अधीर रंजन चौधरी भी है। तो टोटल जो है यहाँ पे 20 सदस्य हो गए लोक लेखा पर जो है संसदीय समिति के लिए। ठीक है। और इसकी बात की जाए तो संसदीय समिति में अध्यक्ष का पद जो है विपक्ष के पास रहता है। तो यहाँ पे जो भी लोक लेखा पद पर जो भी व्यक्ति होंगे वो विपक्षी पार्टी के होंगे। जिस पार्टी की भी सरकार यहाँ पे केंद्र में होगी उसके विपक्ष की पार्टी के जो कोई एक व्यक्ति को वहां पे चुना जाएगा जो लोकसभा में लोक लेखा पद पर यहाँ पे संसदीय समिति के नए अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 1 मई 2020 से यहाँ सिलेक्ट किया गया है इनको, अधीर रंजन चौधरी जी को। इनका कार्यकाल जो है 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। तो ये 1 साल के लिए सिलेक्ट किए गए हैं इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के नए चेयरमैन बने हैं यहाँ पे श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य जी है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम और भी जानेंगे चीजें। तो यहाँ पे श्रीकांत माधव जो है 1 जुलाई 2020 को यहाँ पे IOCL के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है। इनका कार्यकाल जो है अगले 3 सालों के लिए होगा यानी 31 अगस्त 2023 तक जो है ये इस पद को पर बने रहेंगे। ठीक है। तो 31 अगस्त 2023 तक जो है 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2023 तक ये उस पद पर बने रहेंगे। ठीक है। तो श्रीकांत माधव वैद्य जी की बात की जाए तो ये जो है IOCL से के निदेशक मंडल में अक्टूबर से ही जुड़े हुए थे। ठीक है। फिलहाल में जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन के चेयरमैन है संजीव सिंह जो है इन्हीं का स्थान जो है श्रीकांत माधव वैद्य जी यहाँ पे लेंगे। तो संजीव सिंह जो है फिलहाल में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है। इनके बाद जो है श्रीकांत माधव वैद्य जी जो है
1 जुलाई 2020 को पदभार इनका ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो वहां पे रिप्लेस कर दिया जाएगा इनको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हाल ही में जो है यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य जो है अपने यहाँ के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ये मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा क्या है। तो यहाँ पे इसमें प्रत्येक व्यक्ति को इस बीमा सुरक्षा में मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। तो यहाँ पे मेडिक्लेम पॉलिसी प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पे महाराष्ट्र में मिलने वाली है। और स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के हैं राजेश टोपे जी, इन्होंने इसकी घोषणा किया है। तो यहाँ पे भारत का पहला राज्य होगा ये महाराष्ट्र, जो लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है, वह किस भाषा के मशहूर कवि थे? तो यहाँ पे के.एस. निसार अहमद जी का निधन हुआ है, जो यहाँ पे कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि थे या मशहूर कवि थे। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में 73वें अध्यक्ष थे ये। ठीक है, 2007 में शिवमोगा में जो है कन्नड़ साहित्य सम्मेलन आयोजित होता है, उसके 73वें अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार भी मिल चुका था इनको, और कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ये राज्योत्सव पुरस्कार, तो ये चीज इनको मिल चुकी है। 2008 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो इसीलिए ये जो है चर्चा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को, अपने शहर की जनता को 120 दिनों का रोजगार देने की घोषणा की है। तो आइए ये योजना क्या है? तो ये जो है यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, और इन्होंने जो है कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य में जो है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु यहाँ पे इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो शहरी जनता को यहाँ पे 120 दिनों का यहाँ पे रोजगार मिलेगा इस योजना के तहत। तो इस तरह से इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसी योजना के तहत वहां के शहरी लोगों और गरीबों को 120 दिन का यहाँ पे रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो रोजगार मुहैया कराने के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे कार्य किया जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 और नए राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा है। इस योजना में शामिल कुल राज्यों की संख्या हो गई है। तो यहाँ पे जो है हाल ही में 5 और नए राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना में जोड़ा गया है। तो ये 5 राज्य हैं बिहार, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमदीव। इन 5 राज्यों को हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जोड़ा गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, इसमें अगर आपके पास किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, आप कहीं भी जाएं किसी भी राज्य में, तो वहां उस राज्य में अगर वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में जुड़ चुका है, तो उस राज्य में आप वहां से राशन प्राप्त कर सकेंगे। तो आप जो है एक ही राशन कार्ड से पूरे देश भर में राशन की दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है बहुत अच्छी योजना है। यहाँ पे अब जो है अगर 5 राज्य अभी हाल ही में बढ़ाए गए हैं, तो कुल राज्यों की संख्या हो गई यहाँ पे 17। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर है। तो 17 राज्य यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य से राशन ले सकता है। मैंने अभी बताया कि किसी भी राज्य में रह रहे हो आप, तो किसी भी राज्य में अगर जाते हैं तो वहां से भी राशन अपने राशन कार्ड पे ही ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हाल ही में चाक हाव नामक चावल, ठीक है, चाक हाव एक तरह का ब्लैक चावल है, काला चावल है, ठीक है, को जीआई टैग मिला है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में दोस्तों चाक हाव नामक चावल को, एक तरह का एक काला चावल है, इसको जीआई टैग मिला है। ये जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो ये जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर है रूस। रूस देश ने जो है हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु
अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो इस सैटेलाइट के बारे में आइए और जानते हैं। तो इस सैटेलाइट की बात की जाए तो इसमें जो है इस सैटेलाइट को रूस जो है इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक ये लॉन्च कर देगा। तो इस जो है आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इससे जो है आर्कटिक की जलवायु पता चल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्रुवीय देश है, यहाँ पे जो रूस का ज्यादातर एरिया है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में चला जाता है। ठीक है, वहां पे बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो इस तरह के जो है आर्कटिक जलवायु का यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकेगा इसमें जो है इस सैटेलाइट के द्वारा, और पर्यावरण की निगरानी भी इस तरह से किया जा सकेगा। तो ये इस तरह से आर्कटिक उपग्रह ये कहलाएगा, जो पहला इस तरह का अपने आप में उपग्रह होगा। तो ये उपग्रह जो है लाओ चीन एरो स्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसके जनरल डायरेक्टर हैं व्लादिमीर कोलिमको जो है इसके जनरल डायरेक्टर हैं। जो आर्कटिक एम उपग्रह होगा इससे जो है रिमोट सेंसिंग की जा सकेगी। अपने रिमोट सेंसिंग द्वारा जो है आपातकालीन स्थिति का भी अंदाजा लगा सकेगा और ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा भी एकत्र कर सकेगा। इससे जो है मौसम के पूर्वानुमान करने में वहां पे मदद मिलेगी। दोस्तों, इस उपग्रह के बारे में आप आई होप आपने जान चुके होंगे पूरी तरह से। इस तरह से जो है अगर ये उपग्रह लॉन्च हो जाता है तो जलवायु परिवर्तन का यहाँ पे बेहतर अध्ययन करने में जो है वैज्ञानिकों की मदद करेगा ये उपग्रह। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो यह हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 3 मई को हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो वाडा का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने जो है भारतीय डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी है यहाँ पे उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। तो यहाँ पे संदीप कुमारी ये खिलाड़ी हैं, इन पे जो है 4 साल का वाडा द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये भारतीय खिलाड़ी है एक तरह के, और ये डिस्कस थ्रो करते हैं, डिस्कस फेंकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो यहाँ पे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में किसानों के लिए किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान सभा नामक ऐप यहाँ पे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है? तो यहाँ पे 1 साल तक जो है उस राज्य में कोई भी सरकारी वाहन नहीं खरीदे जा सकेंगे। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की सरकार ने जो है 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे की बात की जाए तो हर वर्ष ये 1 मई को मनाया जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी जो भारत के थे यहाँ पे चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो चुन्नी गोस्वामी जो है हाल ही में इनका डेथ हुआ है। ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं। ये जो है यहाँ पे फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है यहाँ पे फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में यूएन मुख्यालय के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, फारूक अली, जगविंदर सिंह, एम.के. त्रिपाठी या टी.एस. मूर्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। टी.एस. मूर्ति जो है, टी.एस. तिरुमूर्ति जो है यहाँ पे हाल ही में यूनाइटेड नेशन में मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंस के साथ मिलकर वॉयस बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो हाल ही में एक बैंक जो भारत का, उसने जो है अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंस, ये जो है एआई सर्विसेज हैं, ये वॉइस सर्विसेज हैं यहाँ पे गूगल और अमेजन द्वारा। अमेजन एलेक्सा है और गूगल का गूगल असिस्टेंस है। इसमें जो है आप वॉइस कमांड के जरिए आप जो है बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस आईसीआईसीआई बैंक जो है भारत की जो बैंक है, उसने जो है अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंस के साथ एक तरह की साझेदारी की है।
अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के द्वारा यहाँ पे वॉइस कमांड के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को संचालित किया जा सकेगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो, चाहे बैलेंस की जानकारी हो, चाहे कुछ भी करना हो, यहाँ पे वॉइस बैंकिंग सेवाओं का आनंद यहाँ पे ले पाएंगे अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के द्वारा। तो यहाँ जो है ICICI बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसने CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यहाँ पे हाल ही में जो है CVC में जो है नए सतर्कता आयुक्त बने हैं यहाँ पे सुरेश एन पटेल। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी है, सही आंसर है। सुरेश एन पटेल जो है CVC में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में यहाँ पे शपथ लिया है इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध थे। तो वह प्रसिद्ध क्या थे? यहाँ पे अभिनेता। आपको पता होगा, आपने बहुत सारी फिल्में ऋषि कपूर जी की देखी होंगी। तो इन्होंने जो है हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे हर वर्ष जो है यहाँ पे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे यानी अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना नामक योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना नामक योजना जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व इरफान खान का निधन हुआ है, वह थे। तो अभी जो है हाल ही में दो अभिनेताओं का निधन हुआ था। पहले इरफान खान जी का डेथ हुई थी, उसके एक दिन बाद जो है यहाँ पे ऋषि कपूर जी की डेथ हो गई। ठीक है, तो इरफान खान की बात की जाए तो इरफान खान भी जो है अभिनेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में OECD में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी मनीषा सिंह सही है। तो मनीषा सिंह जो है भारतीय मूल की महिला है। तो हाल ही में OECD में अमेरिका की अगली दूत नियुक्त की गई है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सबसे ज्यादा सैनिकों पर खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत को यहाँ पे विश्व भर में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो तीसरा स्थान यहाँ पे हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों की मौत की सजा खत्म की है? तो यहाँ पे सऊदी अरब ने है हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सजा को खत्म कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब इसका सही आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जरीना हाशमी का निधन हुआ है, वह थी। ठीक है, तो यहाँ पे जरीना हाशमी जो है यहाँ पे एक प्रसिद्ध शिल्पकार थी, इनका जो है यहाँ पे निधन हुआ है। ठीक है, वो शिल्पकार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के नए सचिव बने हैं? तो यहाँ पे केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं यहाँ पे अमित खरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अमित खरे जो है हाल ही में केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात की जाए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, तो हर वर्ष यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। समझ आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के नए प्रमुख बने हैं? तो यहाँ पे नए प्रमुख बने हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी CVC के नए प्रमुख बने हैं संजय कोठारी। तो संजय कोठारी जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख बने हैं। CVC के जो है आयुक्त ये अलग बने हैं हाल ही में, और CVC के जो है यहाँ पे प्रमुख चीफ।
ठीक है, ये चीफ है और ये जो है आयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीसी के आयुक्त जो है सुरेश एन पटेल बने हैं और सीबीसी के प्रमुख जो है यहाँ पे संजय कोठारी बने हैं। तो यहाँ पे पूछा है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के नए प्रमुख, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, संजय कोठारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे पूर्व क्रिकेटर यहाँ पे ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, डेथ हो गई इनकी। ये जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है आपके पास, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 22 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो विश्व मलेरिया दिवस की बात की जाए तो हर वर्ष 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए जो है 25 अप्रैल सही है। इस दिन जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की, तो हर वर्ष जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे हाल ही में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, जिसमें भारत को 142वां 142वां स्थान मिला है। यानी 2019 में भारत को 140वां स्थान मिला था और 2 अंक यहाँ पे 2020 में खिसक गया भारत। 2020 में जो है यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 142वां स्थान मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हर वर्ष जो है अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज डे यहाँ पे हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को इंग्लिश डे मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का डे है। और यहाँ पे 14 सितंबर को जो है यहाँ हिंदी डे मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस जो है यहाँ पे हिंदी डे जो है यहाँ पे 14 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। और अंग्रेजी भाषा दिवस यानी इंग्लिश डे जो है हर वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी जो है यहाँ पे इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो यहाँ पे हाल ही में जो है एक घोषणा हुई है कि एक भारतीय आईटी कंपनी जो है इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। तो ये कंपनी है टीसीएस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। टीसीएस जो है भारत की एक आईटी कंपनी है जो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है टीसीएस। टीसीएस जो है ये भारत की आईटी कंपनी है यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है यहाँ पे भारत की आईटी कंपनी है जो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक यहाँ पे भारत में लॉन्च करेगी। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।